अध्याय 25 से भेजना। झांग जू को जरा भी दुख नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे हल्की सी उत्तेजना और थोड़ी सी खुशी महसूस हुई। चूंकि उसके पिता और चाचा दोनों ही संकट में हैं, इसलिए झांग परिवार ने अपना स्तंभ खो दिया है। तो भविष्य में झांग परिवार की बागडोर कौन संभालेगा? बेशक इसका प्रबंधन वही करेंगे जो झांग परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। दरअसल सामान्य परिस्थितियों में यह मामला झांग जू की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि झांग परिवार की अधिकांश संपत्ति उनके सबसे बड़े चाचा झांग मिंगुआन के हाथों में है। इसलिए झांग परिवार के अंततः झांग लेई के हाथों में पड़ने की संभावना है। लेकिन अब झांग लेई मुसीबत में है और उसे जेल जाना पड़ेगा। झांग लेई का मामला जानबूझकर हमला करने से जुड़ा है। यह मामला गंभीर या मामूली हो सकता है। अगर मामले की गहन जांच की गई तो झांग लेई को कम से कम कुछ वर्षों के लिए जेल होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर झांग लेई जेल जा चुका है तो उसका भविष्य बर्बाद हो गया है। झांग परिवार झांग लेई पर दांव नहीं लगा सकता था, जो जेल जा चुका था। तब झांग जू झांग परिवार की सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। बेशक यह आदर्श स्थिति है। एक और संभावना यह है कि अंतिम लड़ाई पर अभी भी झांग लेई का ही नियंत्रण रहेगा। झांग जू स्वाभाविक रूप से इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन वह लाचार था। हालांकि झांग जू को कभी उम्मीद नहीं थी कि अप्रत्याशित परिस्थितियां इतनी बार घटित होंगी। उनके पिता और चाचा दोनों को स्ट्रोक के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिताजी और चाचा दोनों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद झांग परिवार ने अपना मुख्य आधार खो दिया, जिससे इतने बड़े ऑपरेशन को संभालने वाला कोई नहीं बचा। बेशक इसका प्रबंधन करना झांग परिवार के सदस्य के ही हाथ में है। यह सोचकर झांग जू अपने चेहरे पर आई मुस्कान को रोक नहीं पाया। उसे अपने पिता और चाचा के स्वास्थ्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इतना तो कहा ही जा सकता है कि वह स्वभाव से बेहद निर्मम व्यक्ति है। उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण बात उसके अपने हित है। उसके पिता, चाचा या परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य से उसे क्या लेना देना है। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की कभी परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ उन फायदों की परवाह है जो उसे पहले ही मिल चुके हैं। यह विचार झांग जू के मन में घूमता रहा, लेकिन जाहिर है कि वह इसे जुबान पर लाने की मूर्खता नहीं करेगा। अपने लकवाग्रस्त पिता और चाचा को देखकर वह अपनी खुशी को मुश्किल से ही रोक पाया। चेन पिंगोन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चेन पिंगोन को बस इतना पता था कि झांग परिवार का अंत अच्छा नहीं होगा। झांग लेई को शायद जेल जाना पड़े, लेकिन झांग मिंगुआंग और झांग मिंगयुआन निश्चित रूप से लकवाग्रस्त हो जाएंगे। जहां तक झांग लेई को जेल भेजने की बात है, ये कहना मुश्किल है। आखिरकार पीड़ित चेन पिंगोन को कोई चोट नहीं आई, इसलिए झांग लेई का अपराध साबित करना कठिन है। झांग लेई आसानी से कह सकता था कि वह सिर्फ लड़ना चाहता था। चेन पिंगोन भी सिर्फ चेन पिंगोन से लड़ना चाहता था। यदि झांग लेई ने इस बहाने का इस्तेमाल किया तो झांग लेई के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज होने की संभावना है। आखिरकार चेन पिंगोन की कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। उन्हें इस तरह के मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, और उनके लिए झांग लेई को दोषी ठहराना मुश्किल होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर झांग लेई जेल जाता है तो उसे बस भाग्यशाली ही माना जाएगा। झांग लेई के जेल में होने के कारण चेन पिंगोन के लिए जेल जाकर झांग लेई के लिए परेशानी खड़ी करना संभव ही नहीं था। इस लिहाज से झांग लेई को आपदा से बच निकलने के मामले में भाग्यशाली माना जा सकता है। अगर झांग लेई जेल नहीं जाता तो वह सचमुच मुसीबत में पड़ जाता। चेन पिंगान झांग लेई के खिलाफ कार्रवाई जारी रख सकते हैं। चेन पिंगोन इन दोनों में से किसी भी परिणाम को स्वीकार कर सकता था। आखिरकार घंटी बजी, जो शाम के स्वर अध्ययन के अंत का संकेत थी। एक एक करके छात्र अपने बैग पैक करने में व्यस्त हो गए और कक्षा से बाहर निकल गए। चेन पिंगान ने अपने बैग में हाथ डाला और सिबों से भरा एक थैला निकाला। चेन पिंगान तेजी से ली मेंग्यून के पास गई और उसे सिबों से भरा एक थैला थमा दिया। मैंने आपके लिए कुछ सेब तैयार किए हैं। इन्हें घर ले जाइए ताकि आपका परिवार भी इनका स्वाद ले सके।
चेन पिंगान ने सेब नीचे रख दिया और इतना कहकर ली मेंग्यून को देखकर मुस्कुराया, फिर मुड़कर बिना कुछ और कहे चला गया। धन्यवाद। ली मेंग्यून मना करना चाहती थी, लेकिन सेब के स्वाद के बारे में सोचकर उसने मना करने वाले अपने शब्दों को मन में ही दबा लिया। ली मेंग्यून को धन्यवाद कहते हुए सुनकर चेन पिंगान मुस्कुराए, हाथ हिलाया और कक्षा से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। चेन पिंगोन तेजी से कक्षा से बाहर निकली और तुरंत बगल वाली कक्षा की ओर चल पड़ी। बगल वाले कमरे में लिन वानजुन भी अपना स्कूल बैग पैक कर रही थी। चेन पिंगोन ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि कुछ देर तक कक्षा के दरवाजे पर इंतजार किया। जब लिन वानजुन अपना स्कूल बैग पैक करके बाहर आई, तो चेन पिंगोन ने अपने स्कूल बैग से सिबों का एक और थैला निकाला। सौभाग्य से किसी ने भी चेन पिंगोन के स्कूल बैग की जांच नहीं की और किसी को भी ये पता नहीं था कि उसमें इतने सारे सेब थे। चेन पिंगोन के पास लगभग 100 जिन 50 किलो सेब थे, जो उनके लिए काफी समय तक चलने के लिए पर्याप्त थे। इन्हें उपहार के रूप में देना उचित होगा। लिन वानजुन, मुझे खेद है कि मैंने पिछली बार आपको नाराज किया। ये सेब मैंने आपको माफी मांगने के लिए दिया है। चेन पिंगान लिन वानजुन के पास गई और संयमित और उदार लहजे में उनसे बात की। कोई बात नहीं, हम सब सहपाठी हैं, इतनी गंभीर बात नहीं है। लिन वानजुन ने चेन पिंगोन के हाथ में रखे सेब को देखा और अपना सिर हिलाया। इसे ले लो, मेरे साथ शिष्टाचार मत बरतो। यहाँ इतने सारे सहपाठी हैं, अगर हम इस तरह एक दूसरे को खींचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही चेन पिंगोन बोल रहा था, उसने लिन वानजुन का हाथ पकड़ा और सिबों से भरा थैला सीधे उसके हाथों में रख दिया। अगर आपको वाकई ये पसंद नहीं है, तो सेब को फेंक दीजिए। अगर आप इसे ऐसे ही फेंक देंगे तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। आखिरकार ये सेब पैसों से ही तो खरीदे गए थे। इन सेबों का आप क्या करते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। चेन पिंगोन ने ये शब्द कहकर मुड़कर वहां से चली गई, जिससे लिन वानजुन को पीछे हटने का समय ही नहीं मिला। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? लिन वानजुन ने थोड़ा गुस्से में बुदबुदाया। आखिरकार चेन पिंगोन के दबंग रवैये ने लिन वानजुन को कुछ हद तक असहज महसूस कराया। लिन वानजुन चेन पिंगोन का मतलब समझती थी, लेकिन उसे ऐसे मामलों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह अभी युवा है और हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में है। उसका सबसे महत्वपूर्ण काम पढ़ाई करना और कॉलेज प्रवेश परीक्षा देना है। लिन वानजुन को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। उसे किसी और चीज में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लिन वानजुन सेब फेंकने ही वाली थी, लेकिन जब उसने अपने हाथ में पकड़े बैग पर नजर डाली, तो उसने देखा कि अंदर रखे सेब चमकीले लाल रंग के थे और बहुत ही लुभावने लग रहे थे, और उनसे एक तेज सुगंध भी आ रही थी। उसने सेब उठाया और गहरी सांस ली, एक मनमोहक सुगंध उसकी नाक में भर गई। यह क्या है? इस सेब से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? लिन वानजुन ने मन ही मन चुपचाप कहा। अब उससे इन सेबों को फेंकने के लिए कहना उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल है। उसका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और वे शायद ही कभी फल खाते हैं। उसने पहली बार इस तरह का सेब देखा है। कोई बात नहीं, चलो इसे वापस ले चलते हैं ताकि मेरे छोटे भाई बहन भी इसे चख सकें। मैं बाद में उसका एहसान चुका दूंगा। लिन वानजुन ने मन ही मन सोचा। अध्याय 26। लिन वानजुन स्कूल छोड़ना चाहता है। लिन वानजुन का घर स्कूल से थोड़ा दूर है, लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूर, और वह हर दिन साइकिल से स्कूल आती जाती है। उसका घर शहर के बाहरी इलाके के पास एक शहरी गांव में स्थित है, और आसपास का वातावरण बहुत अच्छा नहीं है। जब लिन वानजुन घर पहुंची, तो उसका पूरा परिवार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ये जानते हुए कि वह आमतौर पर देर से घर आती है, उसके परिवार ने पहले ही खाना खा लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने लिन वानजुन के लिए भोजन तैयार किया। मैं वापस आ गई हूँ, लिन वानजुन ने अपने घर के दरवाजे से आवाज लगाई। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरा छोटा भाई और बहन खुशी खुशी बाहर आ गए। मेरी बहन वापस आ गई है। लिन वानजुन को घर लौटते देख छोटा भाई और बहन बहुत खुश हुए। लिन वानजुन अपने परिवार में सबसे बड़ी संतान है, उनके छोटे भाई और बहन है। उनकी बहन दूसरी सबसे बड़ी है और उनका भाई सबसे छोटा है।
छोटी बहन का नाम लिन वानकिंग है और छोटे भाई का नाम लिन यिमिंग है। लिन वानकिंग वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में है, जबकि उसका छोटा भाई लिन यिमिंग पहले वर्ष में है। सिबों से भरा थैला लिए लिन वानजुन ने शांत भाव से कहा, मेरी सहपाठी के परिवार का एक बाग है, और वह स्कूल में कुछ सेब लाई थी। उसने मुझे उपहार के रूप में सिबों का एक थैला भी दिया। उन्होंने कहा कि इसे घर पर उगाया गया था और यह बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद था, इसलिए मैं इसे आपके लिए चखने के लिए वापस ले आया। बोलते समय लिन वानजुन ने अपने साथ लाए सिबों को भी दिखाया। दरअसल भाई बहन ने अपनी बहन के हाथ में सेब पहले ही देख लिया था, लेकिन चूंकि उसने कुछ नहीं कहा था, इसलिए उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की थी। बड़ी बहन के बोलने के बाद ही छोटी बहन और भाई खुश हुए। सेब पाकर बहुत अच्छा लगा। हमने तो सालों से सेब खाए ही नहीं थे, छोटे भाई ने खुशी से कहा। छोटी बहन भी बहुत खुश थी, लेकिन अब वह थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए उसके मन में कुछ सवाल थे। उसने कुछ संदेह के साथ पूछा, बहन, क्या ये सेब सचमुच तुम्हारी सहपाठी का तोहफा है? बेशक, ये सेब मुझे मेरे सहपाठी ने दिए हैं। वरना आपको क्या लगता है ये सेब कहां से आए होंगे? लिन वानजुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम लोग अपने सेब खा लो, मैं पहले खा लेता हूं, लिन वानजुन ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। बहन, फिर हम सेब खा सकते हैं। बेशक, छोटे भाई और बहन के पास इस अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। भाई बहन ने झटपट थैला खोला और एक एक सेब निकाल लिया। सेब धोने के बाद वे खाने लगे। लिन वानजुन रात के खाने के लिए रसोई में चली गई, जबकि भाई बहन बैठक कक्ष में सेब खा रहे थे। वाह, ये सेब तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरी बहन की सहपाठी के घर के सेब तो बहुत ही बढ़िया है, लिन यिमिंग ने आश्चर्य से कहा। उसके शब्द थोड़े लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि उसका मुंह सेबों से भरा हुआ था, और ये सेब बहुत स्वादिष्ट थे। वे सुगंधित, मीठे और मुलायम थे। इस स्वाद का सेब अब तक का सबसे बेहतरीन सेब है जो उसने कभी खाया है। लिन वानकिंग की आंखें हंसी से सिकुड़ गईं। सेब वाकई स्वादिष्ट था, और उस जैसी लड़की को तो ये बहुत पसंद आया। उनका परिवार गरीब था, इसलिए उन्हें अच्छे फल खाने का मौका बहुत कम मिलता था। इस बार मैंने जो फल खाए वे सचमुच बहुत स्वादिष्ट थे। क्या तुम दोनों कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहे हो? क्या सच में इतना स्वादिष्ट है? खाना खा रही लिन वानजुन ने अपने छोटे भाई बहनों के अतिरंजित हाव भाव देखकर हैरानी से पूछा। साथ ही उसे थोड़ा मजा भी आया। उन दोनों नन्हे शैतानों के चेहरों के भाव कुछ ज्यादा ही अतिरंजित हैं। बहन, क्या तुमने अभी तक ये सेब नहीं चखा? तुम्हारी सहपाठी का सेब इतना स्वादिष्ट है, एक बार चखने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा, लिन वानकिंग ने झट से कहा। क्या ये वाकई उतना ही स्वादिष्ट है जितना आप कहते हैं? लिन वानजुन ने अविश्वास से पूछा। सच में? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए एक सेब धो देती हूँ। लिन वानकिंग ने इतना कहते हुए एक और सेब लाकर रसोई में धोने के लिए दौड़ लगाई। सेब को धोने के बाद उसने फल काटने वाले चाकू से उसे टुकड़ों में काट दिया ताकि उसकी बहन उसे आसानी से खा सके। सेब को काटने के बाद उसमें से एक सुगंधित सेब की खुशबू निकलने लगती है। पूरे परिवार को वह खुशबू महसूस हो रही थी, और लिन वानजुन को भी निश्चित रूप से वह खुशबू महसूस हो रही थी। लिन वानजुन को ये जानकर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था कि सेब की खुशबू इतनी अच्छी थी। उसने चॉपस्टिक से सेब का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने मुंह में डाला और खा लिया। वो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी जो सेब लाया था वो इतने स्वादिष्ट होंगे। उसने इन्हें कहां से खरीदा? लिन वानजुन ने मन ही मन सोचा। दोनों बहनें खुशी खुशी सेब खा रही थी, तभी उनकी मां चेहरे पर चिंता का भाव लिए बाहर आई। परिवार को पहले से ही 3 बच्चों के साथ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, और हाल ही में लिन वानजुन के पिता, जो परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, चोट लगने के कारण बीमार पड़ गए। अब हमारे परिवार के लिए हालात और भी बदतर हो गए हैं। जीवन बेहद कठिन हो गया है। लिन वानजुन के माता पिता पहले से ही इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या उसे स्कूल छोड़ने और काम पर जाने की अनुमति दी जाए या नहीं। आखिरकार लिन वानजुन पहले से ही 18 साल की है,
और वह बाहर जाकर काम करने के लिए काफी बड़ी हो चुकी है। लिन वानजुन आखिर एक लड़की है और लड़कियों को इतनी उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। कई और वर्षों तक पढ़ाई करने की तुलना में जल्दी काम शुरू कर पाना कहीं अधिक उपयोगी है। लिन वानजुन के माता पिता दोनों निरक्षर थे और एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते थे। हालांकि वे शिक्षा को उपयोगी मानते थे, लेकिन उन्हें ये भी लगता था कि शिक्षा बहुत प्रभावी नहीं है। या शायद ये कहना बेहतर होगा कि वे अधिक लिंगभेदी हैं। अगर उनका बेटा है, तो वे निश्चित रूप से चाहेंगे कि उसका विश्वविद्यालय में दाखिला हो जाए, लेकिन अगर उनकी बेटी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार की आर्थिक स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है, इसलिए लिन वानजुन को पढ़ाई जारी रखने देने के बजाय उसके लिए काम पर जाना बेहतर होगा। लिन वानजुन भले ही अंततः विश्वविद्यालय से स्नातक हो जाए, फिर भी उसे काम शुरू करना ही होगा। ये बस लिन वानजुन को कुछ साल पहले ही काम शुरू करने की सुविधा दे रहा है। अगर लिन वानजुन काम पर जाती है तो उसके छोटे भाई बहन अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर वह काम पर नहीं जाती है, तो ये कहना मुश्किल है कि ये तीनों बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे या नहीं। लिन वानजुन की मां बोलने में हिचकिचा रही थी। क्या मां को कुछ हुआ है? लिन वानजुन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और धीरे से पूछा, बेटी, क्या हम हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद काम पर जा सकते हैं? लिन वानजुन की मां ने धीरे से कहा। यह सुनकर लिन वानजुन का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। लिन वानजुन का शैक्षणिक प्रदर्शन उत्कृष्ट है और उन्हें एक शीर्ष छात्र माना जा सकता है। लिन वानजुन की सीखने की क्षमता को देखते हुए विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलना निश्चित है। सवाल सिर्फ यह है कि वह किस स्तर के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाएगी। सामान्य तौर पर, जब तक उसकी परीक्षाओं में कोई समस्या नहीं होती, वह आसानी से 985 या 211 जैसे शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकती है। लिन वानजुन आखिरकार एक सीनियर हाई स्कूल की छात्रा थी, इसलिए जाहिर है कि वह पढ़ाई के महत्व को जानती थी और वह एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए भी तरसती थी। लेकिन मौजूदा हालात ने उसे कुछ हद तक असमंजस में डाल दिया था। वह अपने परिवार की स्थिति के बारे में पूरी तरह स्पष्ट थी। बेशक वह ये भी जानती थी कि अगर उसे किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला मिल भी जाता है, तो ट्यूशन फीस उसके लिए बहुत बड़ा बोझ होगी। वह पहले से ही बहुत दुविधा में थी, और अपनी मां की यह बात सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का कोई तार टूट गया हो। लिन वानजुन बहुत समझदार थी, वह अपनी मां के शब्दों का अर्थ समझती थी, और वह धीरे से बोलती थी, मां, चिंता मत करो, हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद मैं काम पर चला जाऊंगा। मैं विश्वविद्यालय नहीं जाऊंगा। लिन वानजुन ने शांत भाव से कहा। लेकिन उसके दिल में चल रही उथल पुथल को केवल वही जानती थी। अध्याय 27 चिंता और दुविधा। चेन पिंगोन के घर लौटते ही उसे अपने पिता से खुशखबरी मिली। पिता, चेन गुओकिंग ने दुकान किराए पर ले ली है और अब वे इंटरनेट कैफे खोलने का इंतजार कर रहे हैं। बेटे, क्या तुम्हें लगता है कि यह इंटरनेट कैफे सचमुच खुल गया है? चेन गुओकिंग ने कुछ चिंतित स्वर में पूछा। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा दूसरों के लिए ही काम किया था, और यह पहली बार था जब वे किसी के बॉस बने थे। इसके अलावा, उन्हें 200,000 युआन की पूंजी लगानी थी, जिससे उन पर काफी दबाव था। इसलिए चेन गुओकिंग भी इस समय कुछ हद तक चिंतित और अनिश्चित थी। पिताजी, चिंता मत कीजिए, इंटरनेट कैफे से जरूर मुनाफा होगा, मैं आपके साथ हूं, चेन पिंगोन ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। अगर उसने ऐसा नहीं कहा होता, तो शायद उसके पिता डर के मारे मर ही जाते। आखिरकार, चेन गुओकिंग को पहले से ही इस तरह का काम करने की उसकी क्षमता पर कुछ संदेह था। अगर चेन पिंगोन ने उसे प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो चेन गुओकिंग सचमुच टिक नहीं पाता। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैंने इंटरनेट कैफे खोलने का तरीका ढूंढ लिया है। कल जाकर इंटरनेट कैफे के लिए सभी व्यावसायिक लाइसेंसों का इंतजाम कर लो। इसके अलावा, ये सबसे अच्छा होगा यदि आप व्यवसाय पंजीकरण कार्यालय में जाकर यह पता करें कि क्या आप विशेष रूप से इंटरनेट कैफे चलाने के लिए एक कंपनी पंजीकृत कर सकते हैं। अगर हम इसे पंजीकृत करवा लें तो ये सबसे अच्छा होगा। इससे भविष्य में शाखाएं खोलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा।
हम सिर्फ एक इंटरनेट कैफे चलाते हैं और कुछ नहीं, इसलिए दुकान का नवीनीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे साफ सुथरा रखना काफी है। लेकिन दुकान के प्रवेश द्वार पर लगा साइन बोर्ड खास तौर पर बनवाना पड़ेगा। मैं कल जाकर किसी सजावट कंपनी से इसे बनवा लूंगा। परसों इंटरनेट कैफे में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या खरीदना है। तब वीकेंड होगा और मैं तुम्हें कंप्यूटर मॉल ले जाऊंगी ताकि हम साथ में खरीदारी कर सकें। चेन पिंगोन ने धारा प्रवाह बोलते हुए व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से समझाया। तुम बदमाश, तुमने तो मुझे भी इसमें घसीट लिया, चेन गुओकिंग ने हंसते हुए कहा। लेकिन चेन पिंगोन द्वारा ये व्यवस्थाएं किए जाने के बाद उन्हें तुरंत बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उन्हें वास्तव में यह नहीं पता था कि इंटरनेट कैफे कैसे खोला जाए। हालांकि वह दूसरों के इंटरनेट कैफे में जा चुका था, लेकिन दूसरों के इंटरनेट कैफे का अवलोकन करना और स्वयं अभ्यास करना निश्चित रूप से अलग अनुभव था। अब जब उसने चेन पिंगोन को इतने आत्मविश्वास से बोलते हुए सुना तो उसे भी आत्मविश्वास महसूस हुआ। ठीक है, आप दोनों इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। पहले अपने बेटे को खाना खाने दीजिए, मायू शियुइंग मुस्कुराते हुए पास आते हुए बोली। जल्दी खा लो, मैं तुम्हें खाने से नहीं रोकूंगी, चेन गुओकिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। तो मैं पहले खाना खा लेता हूँ। खाना खत्म करने के बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ओह, वैसे मैं कुछ सेब लाया हूँ, आप उन्हें चख सकते हैं। ये सेब मेरे सहपाठी के परिवार ने उगाए हैं। उनके सेब सचमुच बहुत स्वादिष्ट हैं। मैंने स्कूल में एक सेब चखा था, वो बहुत स्वादिष्ट था, आप लोगों को भी इसे चखना चाहिए। चेन पिंगोन ने अपने द्वारा लाए गए सेबों के थैले की ओर इशारा करते हुए कहा। माता पिता ने उस दिशा में देखा जिधर चेन पिंगोन इशारा कर रहा था और वाकई उन्हें सेबों से भरा वह थैला दिखाई दिया जिसे चेन पिंगोन वापस लाया था। ये सेब देखने में अच्छे लग रहे हैं। ये स्वादिष्ट लग रहे हैं, यू शियुइंग ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ और पिताजी, मैं पहले खाना खाऊंगा। अगर आपको सेब चाहिए तो उन्हें खुद धो लीजिए। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपने लिए एक कटोरा चावल भरा और मेज पर बैठकर बड़े चाव से खाने लगा। भोजन का समय काफी पहले ही बीत चुका था और भूख से उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था। मैं सेब धोने जाती हूँ, यू शियुइंग ने कहा। यू शियुइंग ने सेब धोए और खुद एक खाया, उसके पति ने भी एक खाया। जब यू शियुइंग ने सेब का पहला टुकड़ा खाया तो आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी आधी जिंदगी जी ली थी और अनगिनत सेब खा लिए थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतना स्वादिष्ट सेब चखा था। ये किस तरह का सेब है? इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, यू शियुइंग ने आश्चर्य से पूछा। मुझे भी नहीं पता। मैंने अपने सहपाठी से पूछा और उसने कहा कि उसे भी नहीं पता, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे हम खुद सीखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार के सेब इस साल जितने अच्छे कभी नहीं हुए, शायद इसलिए कि इस साल मौसम अच्छा था, इसलिए सेब विशेष रूप से स्वादिष्ट है। इस साल का खाना खत्म होने के बाद शायद हम इसे दोबारा न खा पाएं, चेन पिंगोन ने खाना खाते हुए समझाया। मुख्य समस्या यह है कि इस प्रकार के सेब की मात्रा केवल 100 किलोग्राम है और चेन पिंगोन को नहीं पता कि उसे कभी इसके जैसा दूसरा सेब मिलेगा या नहीं। इसलिए चेन पिंगोन ने यह बहाना बनाया। खैर, उसके 100 पाउंड सेब काफी समय तक चलेंगे। उसने भविष्य के लिए पहले ही नींव रख दी है, इसलिए अगर उसे फिर कभी ऐसे सेब न मिले तो वह बस यह मान सकता है कि वे कभी थे ही नहीं। क्या तुम्हारे सहपाठी के सेब बिक रहे हैं? अगर हाँ तो ढेर सारे खरीद लो। आप इसे मुफ्त में देने की योजना तो नहीं बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो भूल जाए। ये सेब बहुत दुर्लभ हैं। हमें इन्हें अपने लिए ही खरीद लेना चाहिए, दूसरों को नहीं देना चाहिए, चेन पिंगोन ने तुरंत कहा। आखिरकार यह एक उच्च गुणवत्ता वाला सेब है जिसे सिस्टम व्यापी तत्काल खरीद के माध्यम से प्राप्त किया गया है। वह इसे खुद खा सकता है, उसके माता पिता इसे खा सकते हैं और यहाँ तक कि वह महिला भी इसे खा सकती है जिसे वह पसंद करता है। लेकिन अगर उसकी माँ इसे किसी और को देना चाहती ताकि वे भी इसे खा सकें, तो चेन पिंगोन इसकी अनुमति नहीं देता। दूसरों से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ?
मैं तो बस तुम्हारे दादा दादी को भी कुछ सेब भेजना चाहती थी, यू शियुयंग ने चिढ़कर कहा। और तुम्हारे नाना नानी, ये सेब तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे दादा दादी भी इनका स्वाद चखें? यू शियुयंग ने जारी रखा। माँ, मैं गलत था। दादाजी, दादीजी और दूसरी तरफ के दादाजी और दादीजी इस तरह का सेब जरूर खाएंगे। मैं कल अपने सहपाठी से बात करूंगा और उससे घर से और लाने के लिए कहूंगा। लेकिन इस तरह का सेब वाकई बहुत आम नहीं है। मेरे सहपाठी के परिवार के बाग में इस तरह का सेब पैदा होना महज सौभाग्य की बात थी। इस साल ये सेब बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन हो सकता है कि अगले साल ये उपलब्ध न हो। इसलिए कृपया इसे यूं ही मत भेजिए, चेन पिंगोन ने जल्दी से कहा। मैं समझता हूँ, चिंता मत करो। ये सेब सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। और भी ज्यादा खरीदिए ताकि हम अपने लिए भी कुछ रख सकें, चेन गुओकिंग ने कहा। पिताजी सही कह रहे हैं। अगर यह सिर्फ हमारे परिवार के लिए है तो हमें निश्चित रूप से और अधिक मात्रा में खरीद लेना चाहिए। चेन पिंगोन मुस्कुराए और सिर हिलाया। खाना खाने और नहाने के बाद चेन पिंगोन पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौट आया। उसके पास पढ़ाई के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उसे अपने अध्ययन के समय के हर मिनट का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि औषधि का असर जल्द ही खत्म होने वाला है। सौभाग्यवश चेन पिंगोन ने इन 3 दिनों का उपयोग हाई स्कूल के 3 वर्षों के सभी ज्ञान बिंदुओं का अध्ययन करने के लिए पहले ही कर लिया था। चाहे वह अभी एक होशियार छात्र हो या नहीं, उसे कम से कम कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे पेकिंग विश्वविद्यालय या सिंघुआ विश्वविद्यालय में दाखिला मिल पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन किसी भी प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला मिलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दवा का असर जारी रहने के दौरान चेन पिंगोन ने आधी रात तक पढ़ाई की। चूंकि चेन पिंगान को अगले दिन क्लास में जाना था, इसलिए उसके पास खुद को जबरदस्ती सोने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शायद पढ़ाई से थक जाने के कारण वह बिस्तर पर लेट गया और जल्दी ही सो गया। जब चेन पिंगोन ने अपनी आंखें खोली, तब तक भोर हो चुकी थी। ये दूसरा दिन था। मैंने सिस्टम इंटरफेस की जांच की और पाया कि उत्पादों को रिफ्रेश होने में अभी भी 1.5 घंटे का समय बाकी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आज की फ्लैश सेल की वस्तुएं उसे चौंका देंगी। अध्याय 28 उन्नत हैकिंग कौशल पुस्तक। सुबह 8 बजे सिस्टम स्टोर ने अपने उत्पाद विकल्पों को फिर से अपडेट किया। आज के नए उत्पाद सिस्टम इंटरफेस पर दिखाई दिए हैं। 100 जिन उच्च गुणवत्ता वाली स्ट्रॉबेरी, एक 30 कैरेट का रूबी, शाओलिन अरहत फिस्ट मैनुअल, उन्नत हैकिंग कौशल पर एक पुस्तक। आज के लिए ये 4 आइटम हैं। चेन पिंगोन की नजर दिन भर के लिए रखी गई चारों चीजों पर घूमी और अंत में उसकी नजर उन्नत हैकिंग कौशल की किताब पर टिक गई। चेन पिंगान आज वास्तव में काफी भाग्यशाली थी। 4 में से कम 3 चीजें काफी अच्छी थी। चाहे वह रूबी हो या शाओलिन लोहान फिस्ट की गुप्त नियमावली, दोनों ही चेन पिंगोन के लिए उपयोगी है। हालांकि इन चारों चीजों में सबसे अच्छी चीज निश्चित रूप से एडवांस्ड हैकिंग स्किल्स की किताब है। चेन पिंगोन ने किताब पर लगभग कोई समय नहीं बिताया, तुरंत 1 युआन खर्च करके एडवांस्ड हैकिंग स्किल्स की किताब खरीद ली। मैंने फ्लैश सेल में मात्र 1 युआन में एडवांस्ड हैकिंग स्किल्स की एक किताब सफलतापूर्वक जीत ली। चेन पिंगान ने अपनी उत्तेजना को दबाया और फिर सिस्टम इंटरफेस पर सीखें पर क्लिक किया। किसी को पता चले बिना ही चेन पिंगोन ने इस उन्नत हैकर के कौशल को सीख लिया था। चेन पिंगोन के दिमाग में हैकरों के ज्ञान का विशाल भंडार डाला गया था। इस क्षण एक बार फिर इस प्रणाली की अपार शक्ति का प्रदर्शन हुआ। सामान्य तौर पर, ये सीखने की प्रक्रिया बहुत लंबी होनी चाहिए, या मस्तिष्क पर बहुत अधिक बोझ डालना चाहिए। हालांकि, व्यवस्था की शक्ति के प्रभाव में चेन पिंगोन को लगभग कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। चेन पिंगोन ने बड़ी सहजता से एक उन्नत हैकर के सभी कौशल सीख लिए। इस समय तक, चेन पिंगोन दुनिया की सबसे उन्नत हैकिंग तकनीकों में महारत हासिल कर चुका था। चेन पिंगोन को अंततः समझ में आया कि उन्नत हैकिंग कौशल की पुस्तकों को वर्तमान दुनिया के अनुसार विभाजित किया गया था। उनकी हैकिंग क्षमताएं आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से हैं। उनकी हैकिंग क्षमताएं अब दुनिया के शीर्ष 10 लोगों में शुमार हैं।
इससे ये भी पता चलता है कि चेन पिंगॉन की हैकिंग क्षमता कितनी अद्भुत है। हालांकि चेन पिंगॉन को अन्य हैकर्स की तुलना में बहुत बड़ा फायदा है। चेन पिंगॉन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे आंतरिक मार्शल आर्ट के उस्ताद भी हैं। इसलिए वास्तविक कीबोर्ड संचालन में यह औसत व्यक्ति की तुलना में तेज है। एक हैकर के लिए कीबोर्ड को नियंत्रित करने की क्षमता भी उसके कौशल का हिस्सा होती है। अगर कोई हैकर बहुत धीरे टाइप करता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके साथ क्या होगा। चेन पिंगॉन की टाइपिंग स्पीड अविश्वसनीय रूप से तेज होनी चाहिए। चेन पिंगॉन के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। एडवांस्ड हैकिंग स्किल्स वाकई कमाल की होती हैं। चेन पिंगॉन को अब पूरा भरोसा है कि एक युआन की फ्लैश सेल प्रणाली के बिना भी वह इस दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। केवल इस उन्नत हैकिंग कौशल के दम पर ही चेन पिंगॉन इस दुनिया के शीर्ष लोगों में से एक बनने के लिए काफी है। चेन पिंगॉन ने इस उन्नत हैकिंग तकनीक का उपयोग करने के कई तरीके पहले ही सोच लिए थे। उन्नत हैकिंग कौशल से पैसा कमाना वास्तव में बहुत आसान है। उदाहरण के लिए, चेन पिंगॉन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकता है। ये सन 1998 की बात है, और उस समय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इतना लोकप्रिय नहीं था। अगर चेन पिंगॉन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं और वह मुफ्त होता है, तो वह निश्चित रूप से हिट हो जाएगा। इसके बाद चेन पिंगॉन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बाजार में अग्रणी भूमिका निभाकर उस पर कब्जा कर सकता है। एक बार जब यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी सार्वजनिक हो जाएगी, तो चेन पिंगॉन आसानी से एक बड़ा नाम बन सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अलावा ऐसे कई अन्य संबंधित उद्योग हैं जो ये काम कर सकते हैं। इस समय चेन पिंगॉन भी महत्वाकांक्षी थे और कुछ बड़ा करने के लिए बेताब थे। हालांकि वास्तविकता यह है कि चेन पिंगॉन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। चेन पिंगॉन वर्तमान में हाई स्कूल के सीनियर छात्र हैं और जल्द ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा का सामना करने वाले हैं। इसलिए उनके मन में जो उद्यमशीलता का मार्ग था, उसे वे विश्वविद्यालय जाने के बाद ही लागू कर सकते थे। इसके अलावा ऐसी कंपनी शुरू करना पूंजी के मामले में एक बहुत बड़ी समस्या होगी। चेन पिंगॉन को अपनी कंपनी शुरू करने के लिए अभी भी बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है। एक एक कदम करके आगे बढ़ो। यह पहले से ही एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जल्दबाजी मत करो, चेन पिंगॉन ने खुद से कहा। धीरे धीरे चेन पिंगॉन फिर से शांत हो गया। उसका मन फिर से शांत हो गया। बूढ़े चेन, आपने क्या बढ़िया बात सोची है। आप अपनी मुस्कान भी नहीं छिपा पा रहे हैं। उसी मेज पर बैठे झांग योंग ने हंसते हुए चेन पिंगॉन की बांह को कोहनी मारी। कल रात मैंने सपना देखा कि मैंने लॉटरी जीत ली। बाद में मैंने एक कंपनी शुरू की और अरबपति बन गया। मुझे अभी अभी यह ख्याल आया, इसलिए मैं खुशी से मुस्कुरा उठी, चेन पिंगॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। छी, क्या तुम दिवास्वप्न देख रहे हो? लॉटरी सब धोखाधड़ी है, झांग योंग ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। झांग योंग को इस क्षेत्र में काफी अनुभव है क्योंकि उनके पिता लॉटरी टिकट खरीदते हैं। झांग योंग ने बचपन से ही अपने पिता को लॉटरी टिकट खरीदते देखा है। वह 10 साल से अधिक समय से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई बड़ा इनाम नहीं जीता है। इसलिए झांग योंग को छोटी उम्र से ही पता था कि लॉटरी एक घोटाला है, और उन्होंने खुद कभी लॉटरी टिकट नहीं खरीदे। सपने देखने में क्या बुराई है? शायद एक दिन आपके सपने सच हो जाएं, चेन पिंगॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, तभी शिक्षक कक्षा में आए और आते ही वे फिर से चुप हो गए। तभी कक्षा के दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी। चेन पिंगयान को अपने ऊपर दुर्भावना की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई और उसने अचानक अपना सिर घुमाकर देखा। उसने कक्षा के दरवाजे पर झांग लेई की आकृति को प्रकट होते देखा। झांग लेई दरवाजे पर खड़ा था और चेन पिंगॉन को गुस्से से घूर रहा था। उसने तो अपनी गर्दन काटकर गला काटने का इशारा भी किया। ये कदम उठाने के बाद झांग लेई मुड़ा और चला गया। ये बच्चा सचमुच आ गया। झांग परिवार का प्रभाव वाकई काफी है, चेन पिंगॉन ने मन ही मन सोचा। हालांकि चेन पिंगॉन को इससे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। झांग लेई जो भी काम करता है, वह छोटा या बड़ा हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कोई उसे सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूद है।
ये स्पष्ट है कि विशेषज्ञों ने कुछ जुगाड़ किया, जिसकी बदौलत वे झांग लेई को बाहर निकालने में कामयाब रहे। हालांकि चेन पिंगोन पीड़ित थे, लेकिन उन्हें इस मामले के संबंध में कोई सूचना या जानकारी नहीं मिली। 1998 में वास्तव में कई चीजें त्रुटिपूर्ण थीं, और कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों का उत्पन्न होना काफी सामान्य बात थी। 1998 की तो बात ही छोड़िए, 20 साल बाद भी इस तरह की स्थिति का होना बिल्कुल सामान्य बात होगी। यहां तक कि मौत की सजा पाए कैदियों को भी फांसी से बचने के लिए रिश्वत दी जा सकती थी। इसके अलावा, ये झांग लेई के अपराध की तरह ही एक मामूली अपराध है। ऊपर से थोड़ी सी हेराफेरी करने पर झांग लेई को रिहा करना आसान होगा। वे आसानी से झांग लेई पर लड़ाई का आरोप लगा सकते थे। फिर उन्होंने झांग लेई को फटकार लगाए और उसे रिहा कर दिया। अगर ऐसा है तो चेन पिंगोन पूरी तरह से शक्तिहीन है। हालांकि चेन पिंगोन को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। अगर वह सचमुच जेल जाता है तो उसे बस भाग्यशाली माना जाएगा। अब जब वह बाहर आ गया है, तो झांग लेई मुसीबत में फंसने वाला है। चेन पिंगोन किसी भी कीमत पर झांग लेई को इस अपराध से बचने नहीं देगी। चेन पिंगोन को भी यकीन था कि झांग लेई उसे जाने नहीं देगा। अध्याय 29 सन हैतांग का सदमा। क्लास खत्म होने के बाद चेन पिंगान अगली कक्षा में गई, लेकिन वहां उसे झांग लेई नहीं दिखी। इस लड़के को शायद अभी स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कक्षा के दरवाजे पर आकर चेन पिंगोन को गला काटने का इशारा इसलिए किया ताकि उसे डरा सके। चेन पिंगान ने केवल इतना ही कहा कि दूसरे पक्ष का विचार वास्तव में बहुत भोला था। चूंकि झांग लेई स्कूल में नहीं मिला है, इसलिए चेन पिंगोन के पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। चेन पिंगोन ने कुछ समय के लिए इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया और स्कूल में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक आ रही है, इसलिए उसे स्कूल में कम से कम एक अच्छा छात्र होना चाहिए। दोपहर में चेन पिंगान फिर से सिक्योरिटीज कंपनी में गई। चेन पिंगोन के सिक्योरिटीज कंपनी पहुंचते ही मैनेजर सन हैतांग ने तुरंत उनका स्वागत किया। श्रीमान चेन, आप आ गए हैं। सन हैतांग ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। चेन पिंगोन की यह प्रतिभूति कंपनी की तीसरी यात्रा थी। हालांकि चेन पिंगोन के कार्यों ने पहले ही सुन हैतांग को चौंका दिया था। जब सुन हैतांग पहली बार चेन पिंगोन से मिली, तब भी वह उन्हें निवेश के मामले में नौसिखिया मानती थी। हालांकि चेन पिंगोन द्वारा निवेश किए गए शेयरों की कीमत में भारी उछाल आने के बाद सन हैतांग को एहसास हुआ कि चेन पिंगोन शेयर बाजार का विशेषज्ञ है। चेन पिंगान ने अब तक केवल 3 शेयर खरीदे हैं, लेकिन उनके द्वारा खरीदे गए प्रत्येक शेयर की कीमत आसमान छू गई है। चेन पिंगान द्वारा कल खरीदे गए शेयर आ गए हैं, और आज वे फिर से दैनिक सीमा तक पहुंच गए हैं। सन हैतांग अब चेन पिंगोन को धन के देवता के रूप में मानते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सन हैतांग चेन पिंगोन का स्टॉक ब्रोकर है। सन हैतांग को चेन पिंगोन के शेयर खरीदने और बेचने से कमीशन मिलता है। चेन पिंगोन जितना अधिक धन का लेन देन करता था, सन हैतांग को उतना ही अधिक कमीशन मिलता था। सन हैतांग को अब उम्मीद है कि चेन पिंगोन जितना हो सके उतना पैसा कमाएगा। श्रीमान चेन, मैंने आपके लिए आवश्यक कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी है। सोंग हैतांग ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। धन्यवाद, मैं आज शेयर बाजार देख लूंगी, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल, अगर चेन पिंगोन इसे न भी देखे, तो भी उसे उस दिन के शेयर बाजार के रुझान का पता चल जाएगा। आखिरकार, चेन पिंगोन के पास स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ है। चेन पिंगोन शेयर के रुझान से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन फिर भी उसे आवश्यक दिखावा करने की जरूरत थी। अन्यथा, बिना शेयर देखे ही शेयर के रुझान को जान लेना उसके लिए बहुत अजीब बात होगी। आधे घंटे बाद, चेन पिंगोन ने आज के शेयर बाजार की स्थिति की समीक्षा पूरी कर ली थी। फिर उसने एक कागज निकाला और अपने लेन देन के परिणाम लिख लिए। सुश्री हैतांग, मुझे आपसे लेन देन में मदद जारी रखने के लिए कहना पड़ेगा। चेन पिंगोन मुस्कुराया और अपने हाथ में मौजूद नोट सुन हैतांग को सौंप दिया। मुझे यही करना चाहिए, आप बहुत दयालु हैं। सुन हैतांग ने तुरंत दोनों हाथों से वह नोट स्वीकार कर लिया। बोलते समय उसने नोट में लिखी बातों पर एक नजर डाली।
सुन हेतांग के चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी और उसने धीरे से पूछा, श्री चेन, ये शिंजो इलेक्ट्रिक है। ये लंबे समय से मंदी के दौर से गुजर रही है और हाल ही में इसमें कोई गतिविधि नहीं हुई है। आपने इसे खरीदने के बारे में सोचा ही क्यों? क्या इसमें जोखिम बहुत ज्यादा नहीं है? मैं आपके निर्णय पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आपके स्टॉक ब्रोकर के रूप में मुझे लगता है कि इसमें शामिल जोखिमों के बारे में आपको याद दिलाना आवश्यक है। सुन हेतांग ने गंभीर भाव से कहा, धन्यवाद, लेकिन कृपया मेरे निर्देशों के अनुसार ही लेन देन करें। मुझे अपने निर्णय पर पूरा भरोसा है। मेरे अनुमान के अनुसार शिंजो इलेक्ट्रिक के पीछे एक सट्टेबाज का हाथ है। अगर मेरा अनुमान सही है, तो आज दोपहर इस शेयर की कीमत बढ़नी चाहिए। बेशक ये भी संभव है कि मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन शेयर बाजार में निवेश करना स्वाभाविक रूप से एक उच्च संभावना वाली घटना पर जुआ खेलने जैसा है। अगर मैं अपनी गलती मान लेता हूं, तो मैं नुकसान कम करके चला जाऊंगा। अगर मेरा अनुमान सही निकला तो मुझे भरपूर फायदा मिलेगा। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। स्पष्टतः चेन पिंगोन को अपने निर्णय पर पूरा भरोसा था। चेन पिंगोन सिक्योरिटीज कंपनी में ज्यादा देर तक नहीं रुका, क्योंकि उसे दोपहर में क्लास में जाना था। अपने शेयरों में व्यापार करने का तरीका समझाने के बाद चेन पिंगोन ने स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी छोड़ दी और वापस स्कूल लौट गए। सुन हेतांग अपने हाथ में नोट देखकर हिचकिचा उठी। वास्तव में सन हेतांग स्वयं भी शेयर बाजार में कारोबार कर सकते हैं। बेशक वह अपने खुद के खाते का इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि वह एक स्टॉक ब्रोकर है। हालांकि सन हेतांग अपने परिवार के सदस्यों को खाता खोलने और शेयरों में निवेश करने की अनुमति दे सकते हैं। कई स्टॉक ब्रोकर शेयरों का व्यापार करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। सन हेतांग ने पहले ही खुद को निजी स्टॉक ट्रेडिंग में कभी भी शामिल न होने की चेतावनी दी थी, क्योंकि वह इस बात से भली भांति अवगत थी कि शेयर बाजार कितना जोखिम भरा है। हालांकि चेन पिंगोन ने लगातार कई दिनों तक खूब पैसा कमाया। इसके अलावा सुन हेतांग को चेन पिंगोन के निर्देश हमेशा पहले से ही मिल जाते थे। इसलिए सन हेतांग के पास चेन पिंगोन के साथ शेयर बाजार में भाग लेने के साधन है। लेकिन कुछ देर विचार करने के बाद सुन हेतांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और शेयरों में निवेश करने के अपने विचार को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया। शेयरों में जोखिम बहुत अधिक होता है, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। क्योंकि वह एक स्टॉक ब्रोकर थी, इसलिए वह इसमें शामिल जोखिमों से अधिक अवगत थी। स्कूल लौटने पर चेन पिंगोन ने अप्रत्याशित रूप से किसी को देखा, क्योंकि लिन वानजुन कक्षा के दरवाजे पर चेन पिंगोन का इंतजार कर रही थी। चेन पिंगोन। लिन वानजुन ने चेन पिंगोन को आते देख उसे पुकारा, तुम मुझसे मिलने आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? चेन पिंगोन ने हैरानी से पूछा। आखिरकार चेन पिंगोन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि लिन वानजुन के साथ उसके संबंध उतने अच्छे नहीं थे। पिछली बार तुमने मुझे जो सेब दिए थे, वे बहुत अच्छे थे। फिर मैंने घर पर कुछ अचार वाली सब्जियां बनाई और तुम्हारे लिए ले आई। इसे ले लो, लिन वानजुन ने बिना किसी झिझक के स्पष्ट और खुले तौर पर कहा। अचार वाली सब्जियां? वाह, क्या बात है! धन्यवाद। चेन पिंगोन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मुस्कुराते हुए लिन वानजुन द्वारा सौंपे गए अचार वाली सब्जियों के थैले को जल्दी से स्वीकार कर लिया। लिन वानजुन ने राहत की एक हल्की सी आह भरी, जो मुश्किल से ही महसूस हो रही थी। उसे सचमुच चिंता थी कि चेन पिंगोन उसके द्वारा लाए गए अचार को स्वीकार नहीं करेगा। उसके परिवार के पास कोई खास चीज नहीं थी, सिवाय उसकी मां द्वारा बनाए गए अचार वाली सब्जियों के, जिन्हें ठीक ठाक माना जाता था। अगर चेन पिंगोन इन अचार वाली सब्जियों को स्वीकार नहीं करती है, तो उसे नहीं पता कि वह क्या करेगी। लिन वानजुन चेन पिंगोन का एहसानमंद होने को तैयार नहीं थी। वह किसी की भी एहसानमंद नहीं होना चाहती थी, यहां तक कि सिबों की एक थैली जैसी साधारण चीज की भी नहीं। इसीलिए लिन वानजुन चेन पिंगोन के लिए उपहार के रूप में घर से अचार वाली सब्जियां लेकर आई थी। क्या आपको हाल ही में कोई समस्या आई है? यदि हाँ, तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं।
चेन पिंगोन ने खुद को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए और आखिरकार कह ही दिया। लिन वानाजुन ने ऊपर देखा और चेन पिंगोन पर एक नजर डाली। उन्होंने कहा, आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो ठीक है। लिन वानाजुन को सचमुच लगता था कि चेन पिंगोन उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। आखिरकार चेन पिंगोन तो सिर्फ एक हाई स्कूल की छात्रा थी। आपको जिन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वे सभी पैसों से संबंधित हैं। या तो आपके माता पिता को पैसों की जरूरत है, या फिर आपको अपनी शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत है। जिन समस्याओं का समाधान पैसे से हो सकता है, वे मेरे लिए समस्याएं नहीं हैं। क्या 100,000 आपकी समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त है? यदि 100,000 पर्याप्त नहीं है, तो हम 200,000 की पेशकश कर सकते हैं, और यदि 200,000 पर्याप्त नहीं है, तो हम 300,000 की पेशकश कर सकते हैं। फिर चेन पिंगान ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अध्याय 30 मेरी पत्नी बनो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह मजेदार है? लिन वानाजुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे लगा कि चेन पिंगोन के शब्दों से उसे कोई मदद नहीं मिली। उसे लगा कि चेन पिंगोन उसका अपमान कर रहा है। चेन पिंगोन अवाक रह गया। उसने पहले ही इतनी सारी बातें कह दी थी, तो फिर वह अभी भी इस तरह प्रतिक्रिया क्यों दे रहा था? क्या महिलाओं की सोचने की प्रक्रिया वाकई इतनी अजीब होती है? मुझे इसमें कुछ भी मजेदार नहीं लगता। मैं सचमुच आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपको पैसों की कमी होगी। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास आइए। मैं तुम्हें ये पैसे मुफ्त में नहीं दे रहा, इसे कर्ज समझो। तुम विश्वविद्यालय जाकर स्नातक होने के बाद और कमाई शुरू करने के बाद इसे धीरे धीरे चुका सकते हो। मैंने पहले ही इस तरह से कह दिया है। बस ध्यान से सुनो और यह मत सोचो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? चेन पिंगोन ने बात की। वह बोलने के लिए लगभग घुटनों के बल बैठ गया। इन महिलाओं से बात करना इतना मुश्किल क्यों है? लिन वानाजुन के चेहरे पर थोड़ी सी भावना झलक रही थी। क्या तुम सचमुच मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो? लिन वानाजुन ने पूछा। क्या आपको लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो इस तरह की बात पर मजाक करेगा? हम कई सालों से सहपाठी हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे पता नहीं है कि कौन से चुटकुले ठीक हैं और कौन से नहीं? खैर, मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है जो मुझे बताना था। आप कैसे निर्णय लेते हैं, यह आपका अपना मामला है, क्योंकि आपका भाग्य आपके अपने हाथों में है। मैं तुम्हें एक बार बचा सकता हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बचा सकता। अगर आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। चेन पिंगोन के बोलने के बाद वह मुड़ा और जाने लगा। मेरा इंतजार करो, मत जाओ। लिन वानाजुन अचानक पीछे से बोल पड़ी। चेन पिंगोन बेहद खुश हुई और पीछे मुड़ गई। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? चेन पिंगोन ने पूछा। क्या तुम सचमुच मुझे पैसे उधार देने वाले हो? क्या ये तुम्हारे माता पिता के पैसे हैं या तुम्हारे खुद के? तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? लिन वानाजुन ने पूछा। आपको सीमेंट कारोबारी के बच्चे के लापता होने के मामले के बारे में तो पता ही होगा, है ना? चेन पिंगोन ने बात की। इस मामले ने काफी हलचल मचा दी है, मैंने भी इसके बारे में सुना है। लिन वानाजुन ने सिर हिलाया, उसके मन में एक विचार आया। आप मुझे ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि आपने सीमेंट कारोबारी के बच्चे को बचाया है ना? लिन वानाजुन ने हिचकिचाते हुए पूछा। देखो तुम कितने होशियार हो, तुमने तुरंत सही अनुमान लगा लिया, है ना? चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सही थे, मैंने ही सीमेंट कारोबारी के बच्चे को बचाया था। क्या उसने पहले इनाम की घोषणा नहीं की थी? जो भी उसके बच्चे को बचाएगा, उसे लाखों रुपए मिल सकते हैं। ऐसा संयोग हुआ कि मैंने उसके बच्चे की जान बचाई, इसलिए उसने मुझे कई लाख युआन दिए। मैंने ये पैसे फिलहाल बैंक में रखे हैं। मुझे खुद इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको उधार दे सकता हूँ। कैसा रहेगा अगर आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो आप मुझे हर साल थोड़ा ब्याज दे सकते हैं,
चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि चेन पिंगोन ये बात अच्छी तरह जानती थी कि लिन वानजुन एक ऐसी महिला थी जो दूसरों का फायदा उठाने को तैयार नहीं थी। अगर किसी और महिला को यह अवसर मिलता तो वह शायद बेहद खुश होती, लेकिन लिन वानजुन उस तरह की महिला नहीं है। इसीलिए चेन पिंगोन ने लिन वानजुन से उसके लिए ब्याज की गणना करने को कहा। अगर मुझे सच में पैसों की जरूरत पड़ी तो आप मुझे कितना उधार दे सकते हैं? लिन वानजुन ने धीरे से कहा, उसका चेहरा पहले से ही थोड़ा लाल हो गया था। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसे किसी से ऋण मांगना पड़ा। मैं आपको जरूरत के हिसाब से कोई भी रकम उधार दे सकता हूं। आपको जो भी चाहिए, पैसे की कोई समस्या नहीं है, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन पिंगोन ने राहत की सांस ली। आखिरकार लिन वानजुन उससे पैसे उधार लेने को तैयार हो गया। धन्यवाद चेन पिंगान। लिन वानजुन ने चेन पिंगोन के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ईमानदारी से ये बात कही। चाहे चेन पिंगोन अंततः उसे पैसे उधार दे या न दे, उसका वादा लिन वानजुन के लिए अमूल्य है। लेकिन मुझे डर है कि मैं भविष्य में आपको पैसे वापस नहीं चुका पाऊंगी, लिन वानजुन ने हिचकिचाते हुए कहा। आखिरकार वह सिर्फ एक सीनियर हाई स्कूल की छात्रा थी और उसे वास्तव में यकीन नहीं था कि वह भविष्य में पैसे कमा पाएगी या नहीं। अगर उसे चेन पिंगोन से कई लाख युआन उधार लेने पड़ते तो उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ता। चेन पिंगान ने अचानक मजाक में कहा, क्यों न हम इसे दुल्हन की कीमत मान लें। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद हम तुरंत शादी कर लेंगे। ऐसी स्थिति में आपको मुझे ये पैसा वापस करने की आवश्यकता नहीं है। सच कहूं तो चेन पिंगोन सिर्फ मजाक कर रहा था। हालांकि लिन वानजुन वाकई बहुत खूबसूरत है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में चेन पिंगोन किसी गिरे हुए व्यक्ति को लात नहीं मार सकता था। इसके अलावा चेन पिंगोन के मन में ली मेंग्युन ही उनकी पत्नी के रूप में पहली पसंद है। तुम डरावने हो, लिन वानजुन ने पैर पटका। शर्म से चेहरा लाल हो गया और भाग गई। हालांकि उसे ज्यादा गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत मुझे क्षण भर के लिए आकर्षण का अनुभव अवश्य हुआ। खैर, वो एक लड़की है और उसकी शादी देर सवेर हो ही जाएगी। शायद उसके माता पिता उसकी जल्द शादी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले चेन पिंगोन के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चेन पिंगोन से शादी करना उतना बुरा भी नहीं है। कम से कम चेन पिंगोन उसकी सहपाठी तो थी और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जानती थी। लेकिन वह चेन पिंगोन के सामने ऐसी बात कैसे कह सकता था? इसलिए लिन वानजुन वहां से भाग गई। अरे नहीं, लिन वानजुन इस तरह गुस्सा नहीं होंगी, है ना? चेन पिंगोन ने कुछ चिंता के साथ कहा। उन्हें पता चला कि महिलाओं को संभालना वाकई बहुत मुश्किल होता है। उन्हें झांग परिवार, पिता और पुत्र से निपटने में पहले कभी इतनी कठिनाई नहीं हुई थी। आखिरकार झांग परिवार के पिता और पुत्र से बलपूर्वक निपटा जा सकता था। हालांकि लिन वानजुन से निपटने के लिए सिर्फ बल प्रयोग ही पर्याप्त नहीं है। मुख्य बात यह है कि चेन पिंग्यान का लक्ष्य लिन वानजुन को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उसकी जान बचाना है। तुम दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे हो, है ना? अचानक बगल से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। चेन पिंगोन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया और जब उसने अपना सिर घुमाया तो वास्तव में वह ली मेंग्युन ही थी। आपने गलत समझा है, हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे, चेन पिंगोन ने तुरंत कहा। आखिरकार ली मेंग्युन चेन पिंगोन की होने वाली पत्नी थी। वह नहीं चाहता था कि ली मेंग्युन से शादी करने की उसकी योजना लिन वानजुन के साथ उसके रिश्ते से प्रभावित हो। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्लास शुरू हो गई है, चलिए वापस क्लासरूम में चलते हैं, ली मेंग्युन ने शांत भाव से कहा और जाने के लिए मुड़ गई। वह ईर्ष्यालु नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वह ईर्ष्यालु लग रही थी। चेन पिंगान ने बेबसी से अपना सिर खुजाया। उस समय वह चाहता था कि काश उसके पास मन पढ़ने की क्षमता होती। ये सारी लड़कियां इतनी चालाक हैं कि इनसे निपटना वाकई मुश्किल है। लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। चेन पिंगोन को बस इस तरह की चीजें पसंद है। चेन पिंगोन को अपने भविष्य की खुशियों के लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत है।